नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। नीतीश कुमार ने 10वीं बार ली बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल। देहरादून बार एसोसिएशन के धरने को कांग्रेस का समर्थन। प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना। वकीलों के चेंबर पार्किंग के मांग पर सरकार को चेताया। रामनगर में जिला प्रशासन ने सीएससी केंद्रों पर की छापामारी। एक केंद्र में मिली कई खामियां और बड़ी संख्या में आधार कार्ड मिलने पर किया गया सील। हरिद्वार में पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह पर बड़ी कार्रवाई। गंभीर आरोपों और दुरुपयोग के चलते डीएम ने तीनों शस्त्र लाइसेंस किए निलंबित। और देहरादून के चिड़ियाघर में सर्दियों में जानवरों की देखभाल बदली। कई के बाड़ों में हीटर, पुआल, कंबल लगाए गए। दिया जा रहा है प्रोटीन युक्त भोजन। बिहार में नई एनडीए सरकार का आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ। पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इसमें शिरकत की। कांग्रेस ने लंबे समय के इंतजार के बाद हाईकमान द्वारा प्रदेश कांग्रेस को नए अध्यक्ष सहित 27 जिलों के अध्यक्षों के नाम घोषित कर दिए हैं। 2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में विजय हासिल करने के लिए प्रदेश कांग्रेस ने बिगुल फूंक दिया। गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष, 6 बार विधायक रह चुके और पूर्व मंत्री प्रीतम सिंह को अभियान समिति अध्यक्ष और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। बीते रविवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पदभार ग्रहण समारोह के बीच हरीश रावत का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने नई संरचना को पंचमुखी रुद्राक्ष और 5 पांडवों की संज्ञा दी। इस बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने हरीश रावत के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि जिस पंचमुखी रुद्राक्ष की वो बात कर रहे हैं, असल में वो 5 मुख अलग अलग दिशाओं में काम करने वाले हैं। लोगों को बधाई देता हूं जो नई टीम इस समय एआईसीसी ने दी है, नेतृत्व ने दी है, उनको बहुत बहुत बधाई है। और कांग्रेस जनों में अभूतपूर्व उल्लास है, बहुत बड़ा उत्साह है। और ये उत्साह कार्यकर्ताओं का उत्साह ही शक्ति का प्रतीक होता है। और मैं पहले चतुर्भुज नेतृत्व कहता था, अब पंचमुखी नेतृत्व है। 5 पांडव, पंचमुखी रुद्राक्ष बहुत शक्तिशाली होता है। को बताया ना, जो पंचमुखी रुद्राक्ष की बात करें, 5 मुंह तो हैं, लेकिन अलग अलग दिशाओं में है। सब लोग अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं। मैं कांग्रेस में भी, मैं तो ये मानता हूँ कि कांग्रेस में हर व्यक्ति एक पार्टी है। कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस में हर नेता अपने आप में एक पार्टी है और अपने अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई वहाँ पर लड़ता है। और आज भी वो लड़ाई आपको देखने को मिलेगी और कल भी वो लड़ाई देखने को मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस का मूल स्वभाव ही यही रहा है कि कांग्रेस में जो भी लीडर उभरता है वो अपने लिए वहाँ पर काम शुरू कर देता है और वो अपनी एक फैन फॉलोइंग बनाता है और उसके बाद उसके साथ में आगे बढ़ता है। तो कांग्रेस में गुटबाजी स्वाभाविक है, क्योंकि उनके मूल में है। जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, हमारे संगठन आधारित पार्टी है, हमारे व्यक्ति का महत्व नहीं है, संगठन का महत्व है। उत्तराखंड की सियासत में कांग्रेस की अंदरूनी कलह एक बार फिर से चर्चा में है। इसी मुद्दे पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में लंबे समय से आपसी मतभेद और नेतृत्व स्वीकार न करने की प्रवृत्ति पार्टी को लगातार कमजोर कर रही है। परिहार के मुताबिक हरीश रावत, हरक सिंह रावत, करण मेहरा और गणेश गोदियाल जैसे वरिष्ठ नेताओं के बीच
हमेशा असहमति रही है, जिसकी वजह से पार्टी जनता से दूर होती जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि नए प्रदेश अध्यक्ष के पदभार ग्रहण करने के दिन ही कांग्रेस के मंच से विष पुरुष जैसे शब्दों का इस्तेमाल ये साबित करता है कि पार्टी के भीतर मनभेद कितने गहरे हैं। कांग्रेस पार्टी का हमेशा ही इस उत्तराखंड में इतिहास रहा है कि वो एक दूसरे के नेतृत्व को कभी स्वीकार नहीं करते, चाहे वो हरीश रावत जी हो, चाहे वो हरक सिंह रावत जी हो, चाहे वो करण मेहरा जी हो, चाहे वो गणेश गोदियाल जी। इन्होंने कभी भी एक दूसरे के नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया है। वर्चस्व की बड़ी भारी लड़ाई कांग्रेस में आ चुकी है और इस कारण से वो आपसी जो उनकी गुटबाजी है, जो आपसी उनका मतभेद है, मनभेद है, उसके कारण से वो इस उत्तराखंड के जनमानस से दूर होते जा रहे हैं। बीते रोज नगर आयुक्त नमामि बंसल द्वारा नगर निगम देहरादून के केदारपुर स्थित ABC सेंटर में पशु चिकित्सा अनुभाग का निरीक्षण किया गया। यहां पर नगर आयुक्त द्वारा सभी व्यवस्थाओं को देखा गया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक निगम के 72 शेल्टर होम, डॉग कैनाल बनाए गए हैं। साथ ही विभिन्न वार्ड्स में डॉग फीडिंग स्पॉट भी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। नगर आयुक्त ने बताया कि स्वान पंजीकरण का जो लक्ष्य था उसे प्राप्त कर लिया गया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में ज्यादा है। निरीक्षण में स्वान के रहने, खाने और चिकित्सा व्यवस्थाओं को भी देखा गया। हमारे श्वान पशुओं के संबंध में उनके कल्याण के लिए जो भी नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की जानी होती है, और उसी क्रम में जो हमारा ABC सेंटर है केदारपुरम में, उसका निरीक्षण किया गया। उसमें हमारे अभी वर्तमान में 72 डॉग कैनल्स बने हैं, उनका निरीक्षण किया गया, देखा गया कि और क्या आवश्यकता वहाँ पर है जिसकी व्यवस्था की जा सके। और साथ ही साथ जो हमारी टीम है उनके भी कार्यों की समीक्षा की गई। अभी तक नगर निगम के द्वारा जो हमने इनिशियली टारगेट लिया था एनिमल बर्थ कंट्रोल का, ABC प्रोग्राम के अंतर्गत निराश्रित जो श्वान पशु हैं यानी कि स्ट्रे डॉग्स जितने हमारे हैं, उनकी हमने टारगेटेड पॉपुलेशन के अनुरूप काफ़ी अच्छी प्रगति की है ABC प्रोग्राम में। कर्मचारियों के लगातार आंदोलनों और हड़तालों के चलते राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है। आदेश के अनुसार अब 6 महीने तक प्रदेश की सभी सेवाओं में कार्यरत कर्मचारी न तो धरना दे सकेंगे और न ही हड़ताल कर सकेंगे। इस संबंध में सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार का यह फैसला जहां प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एस्मा लागू करना साफ संकेत है कि सरकार खुद मान रही है कि राज्य में हालात सामान्य नहीं हैं। उन्होंने निर्णय को कर्मचारियों की आजीविका पर चोट बताया और यह कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक कर्मचारियों की कई मांगों को जायज मान चुका है। बावजूद इसके सरकार ने समाधान की दिशा में बढ़ने के बजाय नो वर्क नो पे और एस्मा जैसे कठोर कदम उठाए हैं। ये पूरी तरह से एक तो कोड़ और ऊपर से खाज, ये कहावत को चरितार्थ करता है। मैं बहुत गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी से इस उम्मीद के साथ उनकी तरफ देख रहा हूं कि कृपया वो ये बताएं कि क्या प्रदेश में स्थितियां सामान्य नहीं है, क्योंकि एस्मा जैसा कदम उठाना ये इंगित करता है कि प्रदेश में सामान्य स्थितियां नहीं हैं और इन निर्मित असामान्य परिस्थितियों में मुख्यमंत्री जी को अंततोगत्वा ये अपना आखिरी हथियार उठाना पड़ा। तो मुख्यमंत्री जी को ये बात इस प्रदेश की जनता को बतानी चाहिए कि क्या ऐसी असामान्य परिस्थितियां हैं। हम बिल्कुल उनके इस कदम का पुरजोर विरोध करते हैं कि उन्होंने कर्मचारियों की मांगों को, जो कि जिनका परीक्षण की माननीय हाई कोर्ट से लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक प्रत्येक जगह पर उन मांगों का परीक्षण हो चुका है और अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट से ये बात आ गई कि इनकी मांगें जायज़ हैं और सरकार को आदेश दिया गया है कि आप इनकी मांगों को मानिए। तो सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बावजूद सरकार ने उस दिशा में न जाकर ये एस्मा लगाना और ऊपर से नो वर्क नो पे, क्योंकि सरकार ये जानती है कि ये कमज़ोर लोग हैं, ये महीने भर जब काम करते हैं तब जाके इनको जो है बड़ी मुश्किल से इनका चूल्हा जलता है। तो उनका दबाव बनाने के लिए उनके चूल्हे पर जो वार किया सरकार ने, उनके बच्चों के पेट पर जो सरकार ने वार किया, ये बहुत लोकतंत्र में अस्वीकार्य है।
पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे और ड्राइवर के साथ मारपीट के प्रकरण में पूर्व भाजपा विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का बेटा दिव्य प्रताप सिंह की गाड़ी के बीते 5 साल में ओवर स्पीड और पॉल्यूशन के कई चालान काटे गए हैं, जिनके डिजिटल भुगतान आज भी पेंडिंग हैं। ये सभी चालान दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओवर स्पीड और वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर काटे गए हैं। इनमें कुछ चालान अभी भी कोर्ट में पेंडिंग हैं, जिनका भुगतान शुल्क अब तक जमा नहीं हुआ है। वहीं अब उत्तराखंड परिवहन विभाग की ओर से भी हुए चालान को लेकर कार्रवाई की जाएगी। जो मीडिया के माध्यम से पता चला है, उस गाड़ी की जब हमने डिटेल निकलवाई तो उसमें उत्तराखंड के 4 चालान हैं ओवर स्पीडिंग के। और हमने अभी पूर्व में भी अभियान चलाया था कि किसी गाड़ी के 4 या 5 से ज़्यादा चालान हैं तो हमने उनको नोटिस भेजा था, और ऐसे बहुत सारे लोग जिनके नोटिस गए थे वो आके अपने चालान कंपाउंड भी करवा के गए हैं। अगर ओवर स्पीड में दूसरा चालान होता है तो उसमें एक तो जुर्माना डबल हो जाता है और लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड होता है। तो इसमें हम नोटिस भेजेंगे, नोटिस में वहां से जो भी जवाब आएगा कि कौन गाड़ी चला रहा था, उसके पास लाइसेंस है कि नहीं है, तो उसी हिसाब से फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी में जिलाधिकारी ने कैंप कार्यालय में जिले के अधिकारियों और निकायों की बैठक ली, जिसमें स्वच्छता सर्वेक्षण में निकायों के बेहतर प्रदर्शन किए जाने और शीतकालीन तैयारी को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सभी निकाय अपने क्षेत्र को स्वच्छ बनाएं और स्वच्छता के मानकों की पूरी तैयारी करें। इसके अलावा कूड़ा निस्तारण में भी निकाय पूरी तरह ध्यान दे और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक इस शीतकाल में ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। इस वजह से रैन बसेरे और जलौनी लकड़ी के व्यवस्था की बात करें तो उसके साथ ही निराश्रित लोगों को कंबल बांटने जैसी व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त कर लें। आज जो है नगर निगम और जितनी नगर पालिकाएं, नगर पंचायत हैं, उनके अधिकारियों से यहाँ बैठक की गई। नगर की जो स्वच्छ भारत मिशन की जो रैंकिंग होती है, ऑल इंडिया रैंकिंग, उसमें सुधार के लिए स्वच्छ भारत मिशन की जो गाइडलाइंस हैं उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की क्या स्थिति है, लीगेसी वेस्ट का निस्तारण किस तरीके से किया जा रहा है, और जो मुख्य मार्ग हैं, पार्किंग है, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, नगर पालिका के दफ्तर हैं, रेलवे स्टेशन है, बस अड्डे हैं, और जो बाज़ार है, उसके अलावा नदी किनारे या शहर के प्रवेश द्वार पर, तो इस कूड़े को किस तरीके से ये रोज़ दैनंदिन रूप से सफाई करेंगे, इसके लिए उन लोगों को कहा है कि निर्धारित कार्य योजना के अनुसार काम करेंगे। विंटर सीजन में अभी इस बार जो वेदर की फोरकास्ट है उसके हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है कि शीत बढ़कर आएगा। तो जो रैन बसेरे हैं उनके रखरखाव, उनमें जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं उनको दुरुस्त रखने के लिए कहा गया है, और जो चौराहों पर अलाव जलाना है, जो बेसहारा और जो निराश्रित लोग हैं, किसी के साथ सर्दी की वजह से कोई दुर्घटना न हो, तो इस व्यवस्था में उन लोगों को पहले से सतर्क रहने को कहा गया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में भले ही अभी 1.5 वर्ष का समय बचा हो, पर मंगलौर विधानसभा से हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने अभी से ही अपनी ताल ठोक दी है। उन्होंने दावा किया कि मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में जितना काम वर्तमान विधायक काजी निजामुद्दीन कराएंगे, उससे भी ज्यादा काम वो इस क्षेत्र में कराते रहेंगे। उन्होंने बिहार में भाजपा की जीत को लेकर कहा कि इस वक्त देश ही नहीं, विदेश में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का डंका बज रहा है, जिससे पूरे देश के लोग प्रभावित हैं। उनके मुताबिक इसी के चलते बिहार में भाजपा को प्रचंड जीत मिली है। कांग्रेस द्वारा वोट चोरी को लेकर उन्होंने कहा कि हारे हुए लोग इस तरह की बातें करते हैं। काम करने का तरीके का पता चले, लोग क्या चाहते हैं उस बात का पता चले। जैसे अभी एक माई बोल रही थी, भाई हम कलकत्ता से भी आगे के, हम सब कुछ जानते हैं। मैं कि जानते थे वो, पर सच्चाई को नहीं जानते, क्योंकि सच्चाई सच्चाई है। क्योंकि आज जो काम विधायक के कोटे के है, उनको अगर वो नहीं करवाना चाहे तो वो नहीं करवाना, दूसरी जगह करवा देता। और झूठ बोलने मेरी आदत नहीं है। मैंने इसलिए कहा कि जो मैं कर सकता हूँ वो तो हर काम करूंगा, लेकिन जो काम मेरे बस की नहीं है अभी, उसकी मैं हाँ नहीं भरूंगा। चमोली जिले की पोखरी विकासखंड के ग्राम पाव की राजेश्वरी देवी पर बीती शाम चारा लेने के दौरान भालू ने अचानक से हमला कर दिया।
महिला के लापता होने पर वन विभाग और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद आज सुबह उन्हें बामनाथ पोखरी मोटरमार्ग से करीब 2.5 किलोमीटर दूर 70 से 80 मीटर खड़ी ढलान पर बांज के पेड़ के पास गंभीर हालत में पाया गया। रेस्क्यू टीम ने स्ट्रेचर की मदद से उन्हें सुरक्षित निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोखरी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया है। में ग्राम पाव विकासखंड पोखरी के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला पर भालू के द्वारा आक्रमण किया गया था। उस महिला को जो है आज उच्च इलाज के लिए एम्स रेफर कर दिया गया है और एयर एम्बुलेंस के द्वारा उसको एम्स ऋषिकेश में भेज दिया गया है और लगातार डॉक्टरों के द्वारा निगरानी बनाए रखी जा रही है। विकासनगर में भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर भाजपा द्वारा एक भारत आत्मनिर्भर भारत थीम पर रन फॉर यूनिटी का भव्य आयोजन किया गया। पदयात्रा हरबर्टपुर बस अड्डे से शुरू होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 123 नया 507 मार्ग से होते हुए जीवनगढ़ तक पहुंची। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, कार्यकर्ता और युवाओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। यह संदेश इस बात का कि जिस फौलादी इच्छा शक्ति के साथ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेजों ने विभाजनकारी नीति के तहत एक जो ढीली रस्सी पकड़ा दी थी सब रियासतों को कि तुम्हारी मर्जी है जहां रहना चाहो, उनको फौलादी इच्छा शक्ति दिखाते हुए एक झटके में 550 से अधिक रियासतों को एकीकृत करके भारतीय संघ में मिलाने का काम किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की राष्ट्रीय एकता और अखंडता में इस अद्वितीय योगदान के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके जन्म जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। भारत के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष पटेल जी की जयंती पर यह पैदल मार्च यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। सरदार पटेल ने पूरे देश के अंदर 262 रियासतों को क्लब करके भारत संघ का निर्माण किया और आज जो अखंड भारत है ये उन्हीं की देन है। आज की युवा पीढ़ी जो उस समय उन्होंने देश के लिए किया उसे विस्मृत न कर दे, उसे याद रखे। इसके लिए आज ये उनके 150वें जन्म दिवस जो 31 अक्टूबर को हुआ, इस माह में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर हर विधानसभा के अंदर पैदल यात्राएं निकाल रही है। देहरादून बार एसोसिएशन के जारी धरना प्रदर्शन को कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का समर्थन मिला है। धस्माना ने धरना स्थल पर पहुंचकर आरोप लगाया कि नए न्यायालय परिसर के निर्माण के दौरान सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए चेंबर, बैठने और पार्किंग जैसी मूलभूत व्यवस्थाओं की कोई तैयारी नहीं की। इससे वकीलों को सड़क पर आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा पूरे देहरादून और राज्य की न्याय प्रणाली से जुड़ा हुआ है। उन्होंने सरकार से तुरंत चेंबर निर्माण और वैकल्पिक व्यवस्था की स्पष्ट घोषणा करने की मांग की। की राजधानी देहरादून की ये बार है और मैं समझता हूँ पूरे राज्य में सबसे बड़ी बार एसोसिएशन, सबसे ज़्यादा संख्या में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स, सबसे ज़्यादा जिला अदालत इस ज़िले में है और इस ज़िले की ऐतिहासिक इतनी पुरानी अदालत, उसको जब शिफ्ट किया जा रहा है, उसकी शिफ्टिंग के साथ ही पूरी सरकार को नीति बनानी चाहिए थी कि भाई ये एडवोकेट्स जब अदालतें शिफ्ट होंगी, जब पूरी बिल्डिंग, पूरा कैंपस शिफ्ट होगा, तो इतना बड़ा ऑलरेडी जो कैंपस है जो शहर के बीचों बीच, उसको जब सरकार अधिकृत कर रही है तो वैकल्पिक व्यवस्था अधिवक्ताओं के लिए करने की जिम्मेदारी सरकार की थी। जब आप न्यायालय परिसर बना रहे हैं, न्यायालय बना रहे हैं, कोर्ट्स बना रहे हैं, तो जजी के साथ साथ अधिवक्ता कहाँ बैठेंगे? सड़क में बैठेंगे। उनके लिए आपने व्यवस्था क्यों नहीं करी? उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए थी। हरिद्वार में पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। एसएसपी देहरादून की रिपोर्ट पर डीएम हरिद्वार मयूर दीक्षित ने दिव्य प्रताप के तीनों शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। उन पर कार रोककर मारपीट करने और लाइसेंसी पिस्तौल और रिवॉल्वर दिखाकर धमकाने के गंभीर आरोप थे। डीएम ने लाइसेंसों का दुरुपयोग पाए जाने के बाद निलंबन का आदेश जारी किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून से मैं रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। इसी क्रम में जो पुत्र हैं उनके जो 3 लाइसेंस थे उनको निरस्त कर दिया, अभी निलंबित किया गया है और उनको नोटिस दिया गया है 15 दिन का
उसके बाद फिर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। बुधवार शाम को उत्तराखंड के रामनगर शहर में जिला प्रशासन की टीम ने विभिन्न सीएससी सेंटर्स पर अचानक छापामार कार्रवाई की। इस दौरान एक सीएससी सेंटर पर भारी मात्रा में आधार कार्ड और कई खामियां पाई गईं, जिसके बाद उसे सील कर दिया गया। कार्रवाई की सूचना मिलते ही कई सीएससी संचालक अपने सेंटर बंद करके मौके से फरार हो गए। देखिए, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे अब आज तहसील की तरफ से 4 टीम बनाई गई थी और 4 टीम के द्वारा डिफरेंट लोकेशंस पे जा करके इसका इंस्पेक्शन किया गया है। 8 से 10 सीएससी सेंटर्स का इंस्पेक्शन किया गया, जिसमें 2 सीएससी सेंटर्स ऐसे पाए गए जहाँ पर घोर अनियमितता पाई गई। इसमें एक सीएससी सेंटर को सील किया गया है। यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में कुछ आधार कार्ड ही पाए गए हैं। वो आधार कार्ड किसके हैं, किस प्रकार से रखे गए हैं, उनकी भी जाँच की जा रही है। सारी फर्ज बनाई गई है। इसके अलावा एक सीएससी सेंटर इस प्रकार से पाया गया कि जो कि सीएससी सेंटर को उसका लाइसेंस स्वीकृत नहीं था, लेकिन बाहर उसमें बोर्ड लगा करके सीएससी सेंटर पर काम किया जाना बताया जा रहा है। सारे प्रकरणों पर गंभीर तरह से जांच की जा रही है, क्योंकि ऐसे कई प्रकरण प्रकाश में आए हैं कि सीएससी सेंटर के माध्यम से आजकल गलत तरीके से दस्तावेज बनाया जा रहा है, फर्जी दस्तावेज बना दिए जा रहे हैं। इस कार्रवाई के मद्देनजर ये कार्रवाई इसी के मद्देनजर की जा रही है। हल्द्वानी गोलापार इलाके में 24 नवंबर से 20 दिसंबर तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। काठ गोदाम से गोलापार तक करीब 2.5 किलोमीटर की बिजली लाइन में इंसुलेटेड कंडक्टर लगाए जाने का काम किया जा रहा है। आंधी तूफान से आपूर्ति ठप होने की समस्या खत्म करने के लिए यह बदलाव हो रहा है। इसके अलावा हल्द्वानी शहर में भी 20 नवंबर तक 6 घंटे का पावर कट रहेगा। अलग अलग दिन का शटडाउन दिया हुआ है, शेड्यूल शटडाउन दिया हुआ है। एक तो मेनली है गोलापार में, जिसमें कि बहुत लंबा शटडाउन है, जो हमारा 24 तारीख से शुरू होकर 24 नवंबर से 20 दिसंबर तक है। बीच में हम छोड़ रहे हैं उस शटडाउन को। इस दौरान में हमने अल्टरनेट व्यवस्था रखी है कि गोलापार को हम टीपी नगर से सप्लाई लगातार देते रहें। इन केस अगर कोई ओवरलोड की प्रॉब्लम आती है टीपी नगर में, तब उस ड्यूरेशन के लिए वहाँ पर बिजली कटौती हो सकती है। अदरवाइज़ हमने अल्टरनेट व्यवस्था कर रखी है। वहाँ पर जो है हमारा मेनली कंडक्टर बदलना है, जो 33 kV रानीबाग से गोलापार की लाइन है उसको, क्योंकि वो जंगल से जाती है, लगभग 2-2.5 किलोमीटर का पार्ट है वो जंगल का, और बार बार टहनी गिरने या उसकी वजह से जो विद्युत आपूर्ति में बाधित होती रहती है, जिसके लिए हमने इंसुलेटेड कंडक्टर वहाँ पे लगा रहे हैं ताकि इस तरह की प्रॉब्लम बार बार ना आए। बीते देर शाम को हेलंग उर्गम घाटी मोटरमार्ग पर एक मैक्स वाहन अचानक से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस वाहन में 5 लोग सवार थे। इनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस के माध्यम से तीनों घायलों को जोशीमठ सामुदायिक केंद्र लाया गया। इनमें से एक गंभीर घायल को गोपेश्वर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून चिड़ियाघर में सर्दियों को देखते हुए जानवरों के रखरखाव में बदलाव किए गए हैं। सांपों के बाड़े में पुआल की बेडिंग, हीटर और कंबल लगाए गए हैं। सरीसृप का आहार कम किया गया है, जबकि बाकी जानवरों को शरीर में गर्मी बनाए रखने के लिए ज्यादा प्रोटीन वाला खाना दिया जा रहा है। आगंतुक ये व्यवस्था देखकर खुश हैं। उत्तर भारत में तापमान लगातार गिर रहा है। ऐसे में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में चिड़ियाघर अधिकारियों ने सर्दियों में जानवरों के आराम की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जानवरों को ऐसा खाना दिया जा रहा है जिससे उन्हें ज्यादा ऊर्जा मिले। उनके रहने की जगह इंसुलेट की जा रही है। इनका मकसद जानवरों को कड़ाके की ठंड से बचाना है। सबसे पहले स्नेक में शुरू करते हैं, तो उनके लिए हम जो हमारे जूट के बोरे होते हैं उनमें पुराल लगा देते हैं, तो बेडिंग का काम करते हैं और मिनिमम स्पेस रखते हैं जिस जगह उनकी हाइड करने की जगह होती है, ताकि बहुत ज्यादा अगर खुला रहेगा तो एयर उतनी ज्यादा जाएगी और टेम्परेचर उतना ज्यादा डाउन रहेगा वहां पर। इसके साथ ही कंबल यूज करते हैं और हमारे हर एक बाड़े में 2-2 हीटर लगाए हुए हैं हमने। प्रत्येक हीटर हमारा शाम को स्टार्ट कर देते हैं। डे आवर्स में अगर धूप है तब हीटर बंद रहता है, लेकिन किसी दिन क्लाउड है या बारिश हो गई है सर्दी में, तब भी हमारे हीटर्स ऑन रहते हैं। चिड़ियाघर अधिकारियों ने बताया कि सरीसृप प्रजाति का आहार कम कर दिया गया है, जबकि कई जानवरों को ज्यादा प्रोटीन वाला भोजन दिया जा रहा है ताकि सर्दियों में शरीर की गर्मी बनी रहे और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करे। जो फीड का है वो पर्टिकुलरली फीड में हम प्रोटीन रिच फीड देते हैं उनको। अब रेप्टाइल्स तो हमारे क्या होता है, नवंबर से खाना बंद कर देते हैं, एकाध कोई खाता है, लेकिन बाकी जो एनिमल्स हैं हमारे यहाँ पर उनको हम फीड देते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ जितने भी डियर हैं तो उनके लिए हमने कंसंट्रेट बढ़ा दिया है, उसके साथ मिनरल मिक्सचर जो रेगुलर चलता था वो, तो कंसंट्रेट में हमने प्लस किया है थोड़ा सा उनको। पर एनिमल लगभग 50 से 100 ग्राम हमने जो रेगुलर फीड था उसको बढ़ा दिया है उसमें।
इसके साथ ही जो ग्रीन ग्रास आती है, चॉप्ड होके आती है हमारे पास, उसकी क्वांटिटी भी अभी हमने लगभग 2 क्विंटल प्लस कर दी है। कारण यह है कि अगर बॉडी में एनर्जी प्रॉपर रहेगी तो ठंड का असर नहीं होगा। आगंतुकों ने चिड़ियाघर में नई व्यवस्थाओं की तारीफ की। इन व्यवस्थाओं में गर्म बिस्तर, रूम हीटर, कंबल और बाड़ों में मौसम के अनुकूल व्यवस्थाएं शामिल हैं। हमने इंतजाम ये देखा कि जो भी स्नैक्स जो भी उसमें रहते हैं उनका जो अच्छे मतलब जो रहने के लिए होता है वो उनको प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पे अच्छे से। अगर वो ट्री पर रहते हैं तो उनको अच्छे से वो माहौल प्रोवाइड किया जा रहा है। जो जमीन वाले तो उनको अच्छे से उस तरीके से उसमें रखा जाता है। हाँ। कंबल भी सर एक सब देखिए आप, कंबल भी रखा हुआ है। हाँ कंबल, फिर उनके लिए अलग से वुड वगैरह वुडन को भी दिया जा रहा है उनको। हाँ हीटर वगैरह, हाँ जो जिनको बाहर जो सूट हो रहा है वो। नहीं, ठंड के लिए उन्हें पक्षी हैं, जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, उनके लिए ठंड के लिए व्यवस्था कर रखी है। कंबल वगैरह जो उनका बॉक्स से रहने के लिए वो भी है। हाँ। कैसा लग रहा है? नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम पहले आए थे 3 साल पहले, तो 3 साल पहले से अब बहुत सुधार है। उस टाइम तो बहुत कम सुविधा कम थी, जानवर भी कम थे, पशु पक्षी भी कम थे इसमें। अब है ठीक ठाक है, अच्छे से है। एनिमल्स और ये स्नेक्स वगैरह को भी उसको कंबल में भी बिठा के रखते हैं और वुडन की फैसिलिटी भी अच्छी है। और जो भी फिश वगैरह है उसको भी अच्छे से वो संभाल के रखते हैं। वो देखा हीटर होंगे वहाँ। हाँ हीटर भी है एनिमल्स के आगे जगह पे, तो हीटर भी अगर रखे हुए हैं ताकि उनको ठंड भी ना लगे और वो भी अच्छे से संभाल सके। देहरादून चिड़ियाघर 25 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ तरह तरह के जानवर, पक्षी और सरीसृप रखे गए हैं। सर्दियों में उनकी खास देखभाल की जा रही है। इनमें भोजन में बदलाव से लेकर रहने की गर्म जगह तक शामिल हैं, ताकि वे स्वस्थ रह सकें। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।